हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो उस चैप्टर को हम काफ़ी इजी वे में और डिटेल में कवर करने वाले हैं और कम टाइम में कवर करेंगे और एक टॉपिक भी आपका स्किप नहीं होगा। अगर आपको उसकी फ्री PDF नोट्स है तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम आपके सामने, कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो चलते हैं भाई पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक है अक्षमता और विकार की अवधारणा। ठीक है भाई, यानी कि अक्षमता क्या है, विकार क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षमता की अवधारणा क्या होती है, यानी कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। और अवधारणा का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट होता है, पता होना चाहिए आपको। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं अक्षमता की, तो अक्षमता का सिंपल सा मतलब है क्षमता में कमी होना। यानी किसी काम को आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपकी क्षमता नहीं है उस काम को करने की, तो आप असक्षम हो गए उस काम को करने में। तो आप वो आपके अंदर क्या है, वो अक्षमता है ना। अभी अक्षमता ना बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे कि भाई शरीर से जुड़ी हो सकती है, दिमाग से जुड़ी हो सकती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति से रिलेटेड हो सकती है, या कोई विकास से जुड़ी हो सकती है, या संवेदी हो सकती है। संवेदी मतलब कि भाई सुनाई ना देना, देख ना पाना। तो ये कुछ क्या है, समस्याएं हो सकती हैं जिसको हम अक्षमता बोलते हैं। आप चल नहीं पा रहे हो, आपके शरीर से जुड़ी ये अक्षमता है। आप सोच समझ नहीं पा रहे हो ढंग से, ठीक है, आप दिमाग से कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, तो ये आपके दिमाग से जुड़ी, यानी कि मानसिक रूप से अक्षमता है आपकी। ऐसे ही अगर आप देख सुन नहीं पा रहे हो, संवेदी अक्षमता है, तो ये आपको समझ आ गया होगा नहीं, कुछ समस्याएं हैं तो जो कि जिनको अक्षमता कहा जाता है। आई होप तुमको समझ आया होगा। आगे देखो, और अक्षमता जो है ना बेसिकली जन्म से भी हो सकती है, या मान लो किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसके बाद भी हो सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अक्षमता क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसकी डेफिनेशन ये दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में अक्षम है, मतलब कर नहीं पा रहा है, तो वो अक्षमता कहलाएगी। सीधी सी बात है ना यार। अगर मैं मान लो कुछ यहाँ पर मुझे कुछ बनाना है हाथ से, अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं असक्षम हूँ ना, मेरे अंदर अक्षमता है। सिंपल सा मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँ विकार की, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। और ध्यान रखना एग्जाम में आ जाता है विकार और अक्षमता के बीच में अंतर करने के लिए। जब मैं बात करता हूँ विकार की, तो विकार बेसिकली है कि ये मानसिक विकार है, या कह लीजिए आपके मानसिक रूप से जुड़ी हुई चीज है कि ये, है ना। और विकार जो है ना व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। ठीक है भाई, तो जो मानसिक रूप से जो ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम विकार कह रहे हैं, इंग्लिश में डिसऑर्डर कहते हैं, ये बेसिकली करता है ना बंदे की या व्यक्ति की जो उसकी दैनिक दिनचर्या होती है, उसको जो परफॉर्मेंस होती है उसको गिरा देती है ना, उसकी क्षमता को कम कर देती है डेली काम करने की। समझ रहे हो। और कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता है। अब ये विकार जो है ना, ये आपको बचपन से नहीं होगा। ये जो है ना, आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ समस्या फील होगी, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि स्टार्टिंग में काफी छोटी सी लग रही होती है। जैसे कि अगर आपको मान लो चिंता होती है डेली, तो आप सोचोगे यार टेंशन क्यों हो रही, चिंता क्यों हो रही, आप इग्नोर करोगे, लेकिन ये चिंता आगे बढ़ बढ़ करके आपको ये आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। समझ रहे हो भाई। वो यहाँ पर बोला गया है जो विकार होता है शुरुआत में एक साधारण लगता है, आपको साधारण समस्या लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्या चीज़ है ये। और लेकिन धीरे धीरे जो है इसके परिणाम बहुत घातक या डेंजरस हो जाते हैं। और विकार का कोई समय नहीं होता है भाई, ध्यान रखना कि भाई सुबह होगा, शाम को होगा, या इस एज में होगा, उस एज में होगा, नहीं, किसी भी एज में हो सकता है। ये व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है यदि विकार का सही समय पर पता चल जाए या नहीं चलता। अगर पता चल जाए तो भाई निवारण हो जाएगा, अगर सही समय पर पता नहीं चलता है तो वो आगे चलकर अक्षमता में बदल सकता है। तो ये ध्यान रखना कि जो विकार है ये आगे चलकर अगर सही टाइम पे पता नहीं कर पाए तो ये क्या बन जाएगा, अक्षमता बन जाएगा ये। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, अक्षमता बन जाएगा ना। अक्षमता मैंने देखा ना, वो शरीर से जुड़ी होती है, मानसिक रूप से जुड़ी होती है। तो भाई बात है, अगर विकार आपका मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है ना, दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपका ये विकार बढ़ता चले गया तो ये मानसिक रूप से आप असक्षम हो जाओगे या अक्षम हो जाओगे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, अक्षमता के प्रकार की बात करें। देखो भाई, तो अक्षमता की जब प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकार की अक्षमता होती है। एक होती है भाई शारीरिक अक्षमता, एक होती है बौद्धिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता ये होगी कि भाई व्यक्ति जो है शारीरिक कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है ना, कि भाई शारीरिक कार्यों को वो नहीं कर पाता है, तो हम क्या बोल देंगे, उसको शारीरिक अक्षमता बोल देंगे। वही मैं बात करूं बौद्धिक अक्षमता की, जिसमें व्यक्ति की
मानसिक क्षमता और सामान्य विकास की कमी होती है तो उसको हम बोल देंगे बौद्धिक अक्षमता उस व्यक्ति के अंदर है। जैसे कि वो सोच समझ नहीं पा रहा है ना, जैसे एक नॉर्मल इंसान कर पाता है, तो हम बोल देंगे भाई बौद्धिक रूप से वो असक्षम है ना। मानसिक क्षमता की कमी है उसके अंदर, और सामान्य विकास, जो नॉर्मल बच्चे का विकास हो जाता है या नॉर्मल पर्सन का विकास होता है, ठीक है, वो अगर उस पर्सन का नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है तो उसको हम बोल देंगे मानसिक बौद्धिक अक्षमता। समझ रहे हो भाई? आगे चलो। अभी जो अक्षमता मैंने आपको बताई, अक्षमता क्या है मैंने आपको बता दिया, इसके रीजंस क्या हैं, इसके रीजंस क्या है, क्यों होती है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स में आ सकता है, डबल स्टार लगा लो कि अक्षमता के कारण। देखो, अगर मैं बात करता हूँ अक्षमता के कारण, तो संक्रामक रोग के कारण हो सकता है ये आपको। संक्रामक रोग क्या होता है? जो दूसरे से फैलता है। वंशानुगत भी हो सकता है, मतलब क्या कि पेरेंट्स में होगा तो आपके अंदर आ गया, कहने का मतलब है वंश से चला आ रहा है, तो ये आपके अंदर भी हो सकता है, मतलब उस पर्सन के अंदर भी हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आपके मन, आपकी जो माइंड की हेल्थ है ना, जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से भी जो है आपको ये अक्षमता हो सकती है। और गलत टीकाकरण हो गया है, गलत दवा का उपयोग आपने कर लिया तो भी आपको जो है अक्षमता का आप शिकार हो सकते हो। कुपोषण, अगर आप, कुपोषण मतलब समझते हो ना, जिसको हम इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके शरीर में नहीं जा रहा है, आप बहुत पतले होते जा रहे हो, तो वो भी अक्षमता में बदल सकता है, आप किसी ना किसी काम को करने बाधित हो जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी समस्या बताई आपको अक्षमता में, शरीर से रिलेटेड, मानसिक से, संवेदी, विकास से रिलेटेड, तो सारी समस्या अक्षमता के अंदर ही आती है, ध्यान रखना। तो कुपोषण से आपकी जो शारीरिक समस्या है वो आपको आ सकती है, और युद्ध वगैरह, मतलब लड़ाई वगैरह में आपको चोट वगैरह लग गई, ठीक है, आपको कुछ शरीर का अंग आपका घायल वगैरह होगा, तो कहने का मतलब है युद्ध वगैरह से, कुपोषण से, गलत टीकाकरण या गलत दवा आपने खा ली, आपकी मेंटल हेल्थ बेकार होगी, तो आपकी मानसिक अक्षमता आपके अंदर आ सकती है। पेरेंट्स, वंशानुगत मतलब कि वंश में ही है ये, पेरेंट्स में भी था, अब आपके अंदर भी आ गया ये। और संक्रामक रोग, किसी और से आपको फैल गया वो बीमारी, तो और आप भी उससे ग्रसित हो गए, तो वो भी आपको अक्षमता की ओर ले जाती है। तो ये क्या है, कुछ कारण है जिससे हमको अक्षमता होती है, एग्जाम में आएगा तो उसको आपको एक्सप्लेन कर देना, जो मैं आपको बातें बताई है हर पॉइंट में उसको आपको अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है। आगे चलो। अगला जो टॉपिक आता है वो है अपना रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का अर्थ, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, तो अगर मैं बात करूं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की, तो ध्यान रखना है, रूपांतरित मतलब क्या होता है? बदलना। रूपांतरित मतलब क्या होता है? बदलना। तो जो CWSN वाले बच्चे हैं ना, अब जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब वही पढ़ाई उन बच्चों के लिए तो भाई काफी मुश्किल हो जाती है, इसलिए क्या है, हमने शिक्षा को क्या करा है, उनके अनुसार बदल दिया है, रूपांतरित कर दिया है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? रूपांतरित शिक्षा बोल दिया। समझ रहे हो? बस वही बात ध्यान रखनी है। तो अक्षमता से प्रभावित छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और उनकी लिमिटेशंस यानी सीमाओं के अनुसार खेलों और शारीरिक गतिविधियों को इस तरह बदला जाता है कि वह उनके लिए उपयुक्त और लाभकारी बन जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा हम कहते, है ना भाई। अगर हम एजुकेशन का करिकुलम चेंज कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो वह एडेप्टिव एजुकेशन, लेकिन हम शारीरिक गतिविधियां उनके अनुसार खेल बदल रहे हैं, नियम बदल रहे हैं खेलों के, तो वो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन यानी कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा होती है। समझ आ गया? तो कोई भी अक्षमता बच्चे के अंदर है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से फिजिकल एजुकेशन करिकुलम बनाया जाता है। अब वो कैसे बनेगा? पर्टिकुलर जो बच्चे हैं उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब के अनुसार जो है शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ को तैयार करा जाता है, बदल दिया जाता है उनके लिए। मान लो फुटबॉल 10 मिनट 20 मिनट खेला जाता है, तो अगर मान लो उनके लिए हम 15 मिनट का भी कर सकते हैं एक मैच, तो ऐसे नियम बदलना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में परिवर्तन करना उनके लिए, तो ये क्या है बेसिकली तुम बोलते हैं अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। आगे चलें। रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? मैंने आपको जो पीछे बताया रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, बेसिकली इसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों बेसिकली जो है ये रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का कंसेप्ट लाया गया है ना भाई, तो इसके लक्ष्य क्या है, गोल्स क्या है? देखो भाई, तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य पता है क्या है? कि विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र यानी कि जो CWSN है, CWSN जो है उनको उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना एक सुरक्षित और एक सहायक माहौल में शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना, है ना भाई। तो जो बच्चे अक्षम हैं, जो कुछ किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं,
तो उनको उन समस्या को लेकर गिल्टी फील ना हो, परेशानी फील ना करें, और वो जो बाकी नॉर्मल लोग कर रहे हैं वो भी वो कर पाए, तो उनको ऐसे अवसर प्रदान करना, पहला ये लक्ष्य है। उसके बाद इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न्यूनतम बाधाओं के साथ अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करवाना है ना, कि उनको भाई बाधा बैरियर्स कम से कम फील हो और वो इजीली क्या कर पाए, भागीदारी पार्टिसिपेशन कर पाए हर एक्टिविटी में। ये दूसरा लक्ष्य हो जाएगा, गोल हो जाएगा। आगे चलें, उद्देश्य की बात करें कि भाई रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, लक्ष्य तो हमने देख लिए, उद्देश्य क्या है। देखो भाई, यहाँ पे कुछ उद्देश्यों की बात हम कर रहे हैं। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, है ना। उसके बाद गामक कौशल का विकास करना, फिर आत्मसम्मान का विकास विकसित करना, ये उद्देश्य है। खेलों में सक्रिय भागीदारी उनकी हो सके, समाजीकरण का विकास हो सके। समाजीकरण का विकास कैसे होगा कि भाई जब बच्चे आपस में खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज में, तो वो आपस में दोस्ती भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, है ना। तो ये समाजीकरण के तत्व होते हैं, दोस्ती बनाना, बातें करना, है ना, एक दूसरे का आदर करना। तो समाज में रहने के लिए आपको ये सब तत्व चाहिए होते हैं अपने अंदर। तो समाजीकरण का विकास होता है बच्चों के अंदर, ये उद्देश्य है ना, समाजीकरण का विकास करने के लिए और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है ये बेसिकली जो है अपना CWSN के लिए जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है इसको लाया गया है, इसके पर्पज है। समझ आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। ये क्वेश्चन जो है ना भाई एग्जाम में आपको हर बार देखने को मिलता है यहाँ से, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है CWSN वाले बच्चों के लिए, ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर हम अलग अलग प्रोफेशन की बात करेंगे जो कि इन बच्चों के लिए काम करते हैं। तो पहला है परामर्शदाता, जिसको हम बोलते हैं काउंसलर। क्या बोला मैंने, परामर्शदाता, काउंसलर, जो कि बेसिकली क्या करता है, बच्चे को और उनके परिवारों को मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान करता है। क्योंकि जिसके घर में CWSN बच्चा होता है, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी मतलब कि इमोशनली थोड़े परेशान रहते हैं, उनको उनके बच्चे से वो परेशानी नहीं होती है, अपने बच्चों को देख देख के परेशान हो रहे होते हैं, उनको काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है कि उनका बच्चा जिंदगी में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में जो परामर्शदाता है उनको सलाह देता है, उनको एक सहयोग प्रदान करता है इमोशनली, ठीक है, मानसिक रूप से उनको सांत्वना देता है कि भाई ये बच्चा आपका पर्टिकुलर ये कर सकता है, ऐसे समझ रहे हो ना। तो परामर्श देना, सलाह देना का काम कौन करता है, परामर्शदाता करता है। बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है ताकि बच्चा लो फील ना करे, उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहे, और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद भी करता है, कि जो मेंटल हेल्थ है पेरेंट्स की भी और बच्चे की वो सुधरे, तो वो काम करता है, ध्यान रखना। और व्यवहारिक समस्याओं को समझने और हल करने में भी सहयोग करता है। जो बच्चे के अंदर जितनी व्यवहारिक समस्याएं आ रही है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है, कि वो ठीक से बोल नहीं रहा है, एग्रेशन कर रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये जितनी भी समस्याएं आती है इसको समझता है और इसका हल करने में भी मदद करता है परामर्शदाता। समझ रहे हो भाई। आगे चलें, व्यावसायिक चिकित्सक, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बोलते हैं। तो बच्चों की दैनिक जीवनी गतिविधियां जैसे कि वे लिखना हो गया, खाना, कपड़े पहनने की क्षमताओं में सुधार करने का काम ये करता है, ये मदद करता है। मतलब बच्चा जो दिन भर में करेगा, जैसे कि भाई लिखना हो गया, खाना, कपड़े पहनना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो इन सबको सुधारने में कौन मदद करता है, व्यावसायिक चिकित्सक करता है। और उनकी मोटर स्किल, मोटर को नहीं, मोटर स्किल या मोटर कौशल, मोटर स्किल को सुधारने पर काम करते हैं। मोटर स्किल्स वो होती है जैसे कि चलना, कूदना, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी मोटर स्किल्स होती है, हाथों का ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, ये सब मोटर स्किल्स है, यानी मसल्स को मैं हिला पा रहा हूँ, है ना। तो इसको सुधारने का काम भी कौन करता है, व्यावसायिक चिकित्सक ही करता है। उसके बाद भौतिक चिकित्सक, तो बच्चों की शारीरिक क्षमता को सुधारने पर ध्यान देता है भाई फिजिकल थेरेपिस्ट। और इसमें क्या भाई, बेसिकली वो मांसपेशियों की ताकत को और संतुलन को सुधारने के लिए व्यायाम और तकनीक का उपयोग करता है, यानी बच्चे की जो मांसपेशियों की ताकत बढ़े और उसके शरीर में एक संतुलन बना रहे, है ना। मतलब कि वो खड़ा हो पाए, जैसे कि देखो मैं खड़ा हूँ तो मेरा बैलेंस बन रखा है, कई बार क्या होता है बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता है, खड़ा नहीं हो पाता, तो ऐसे में उसके संतुलन को सुधारने का काम करता है। अब उसके लिए वो अलग अलग व्यायाम होंगे, अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग वो करता है। और उसके बाद चलने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सुधार करने में मदद करता है भाई, वॉकिंग में, चलने में, और कोई भी शारीरिक गतिविधियाँ है तो उसको ठीक करने में, सुधारने में मदद करने का काम भी अपना भौतिक चिकित्सक ही करता है, ध्यान रखना। उसके बाद वाक चिकित्सक, वाक का मतलब होता है स्पीच,
तो तुमको समझ आ गया होगा। वाक चिकित्सक जो है बेसिकली बच्चे की स्पीच से रिलेटेड, उसकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसके बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुधारता है। तो बच्चों की बोलने की, सुनने की, भाषा को समझने की जो क्षमता है कि भाई बोल पा रहे हैं नहीं पर बोल पा रहे हैं, या वो सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, दूसरों की भाषा समझ और दूसरों की भाषा को समझ पा रहे हैं या नहीं, इस सब की क्षमता को बढ़ाना है उस बच्चे की, तो सुधारने का काम करता है, करती है या करता है, जो भी ध्यान रखना है ना। और जिन बच्चों को वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाणी से मतलब बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए संचार तकनीक और अभ्यास का उपयोग करते हैं। मान लो कि बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, या अब उसके लिए भाई अब बातें तो करनी है, कम्युनिकेट तो करना है, तो उसके लिए संचार तकनीकों का अभ्यास कराना कि भाई इस प्रकार से बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है दूसरों से। तो संचार तकनीक विकसित करना या बताना, और अभ्यास का लगातार उसको प्रैक्टिस करवाना उस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद विशेष शिक्षा शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं शारीरिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष शिक्षा शिक्षक की बात कर रहा हूँ। तो उस बच्चे की शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए तो यहाँ पर हम शिक्षा को मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। तो बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरत, शिक्षा की जरूरत तो सबको है, तुमको है, सबको है ना। तो उस बच्चे की भी शैक्षिक जरूरत जो है, एजुकेशनल नीड जो है, उसको पूरा करने के लिए हम पाठ्यक्रम को कैसे बना देते हैं, सिलेबस को कैसे बना देते हैं, हम अनुकूलित बना देते हैं, यानी कि उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर देते हैं। और प्रत्येक बच्चे की यहाँ पर व्यक्तिगत क्षमताओं को और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, और उसी हिसाब से उसको पढ़ाई करवाई जाती है, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने और आत्मविश्वासी बने, है ना। ध्यान रखना, जितना भी पाठ्यक्रम है वो बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने पर ध्यान रखता है, ध्यान केंद्रित करा जाता है। अब आ गया भाई शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और फिटनेस सुधारने का काम शारीरिक शिक्षा शिक्षक करता है, और एक फिजिकल थेरेपिस्ट भी लगभग यही काम करता है। और खेल और गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क, आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना। फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम ही होता है कि भाई वो आत्मविश्वास बढ़ाए, फिजिकल हेल्थ बच्चे की अच्छी करे, है ना। तो वही भी यही काम करेगा, ध्यान रखना। तो खेल हो गया, और खेल गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क बढ़ाना। CWSN वाले जो बच्चे हैं वो टीम वर्क सीखें, उनके अंदर आत्मविश्वास आए और फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी हो। तो ये सबको प्रोत्साहित करने का काम शारीरिक शिक्षा शिक्षक का होता है। और गतिविधियों को बच्चों की शारीरिक क्षमता और रुचियों के अनुसार अनुकूलित करते हैं। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज़, तो गतिविधियों को जो है बच्चों की शारीरिक क्षमता क्या है, उनकी फिजिकल एबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग उनकी इंटरेस्ट के, उनकी रुचियों के अनुसार जो है यहाँ पर चेंजेस करे जाते हैं। अनुकूलित मतलब कि चेंजेस करे जाते हैं, उनके अनुसार ही क्या है बदल दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलित, जो उनके लिए ठीक हो। अनुकूलित मतलब कि जो उनके लिए ठीक हो वैसा कर दिया जाता है। अगले टॉपिक की बात करूं, अक्षमता शिष्टाचार। मतलब जो असक्षम बच्चे हैं या अक्षमता का शिकार जो बच्चे हैं, उनके लिए कौन कौन शिष्टाचार होने चाहिए, मतलब कि उनके साथ हमें कैसा पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, टीचर के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, नमस्ते बोलनी चाहिए, पैर छूने चाहिए, शिष्टाचार है आपके उनके प्रति। तो ऐसे में जो असक्षम बच्चे हैं, CWSN है, उनके लिए कौन कौन शिष्टाचार फॉलो होने चाहिए। देखो, तो अक्षमता शिष्टाचार उन दिशा निर्देशों का एक समूह है, दिशा निर्देश डायरेक्शन का ग्रुप है, जो विशेष रूप से विकलांग या असक्षम व्यक्तियों के साथ यही तरीके से सही तरीके से संपर्क करना और बातचीत करने के संबंध में होते हैं। तो वो सारे दिशा निर्देश जिसमें क्या है, सही तरीके से संपर्क करना और बातचीत करने के दिशा निर्देश रखे हुए हैं कि भाई कैसे तुम्हें बातें करनी है, ठीक, कैसे तुम्हें रिलेशन रखना है, कैसे तुम्हें कांटेक्ट करना है उनके साथ। तो इसके बारे में गाइड तुमको कर रखा है, तो उसी को हम बोलते हैं अक्षमता शिष्टाचार। और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, विकलांग व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक और विनम्रता के साथ संवाद करना, ना कि तुम उनको ऐसे ही भाषा बोल रहे हो ताकि वो उनको बुरा लग जाए, है ना, और ताकि वे आत्मसम्मान और समानता का अनुभव वो कर सके, है ना। उनको कभी भी ये ना लगे यार मैं, ये मेरे से ऊपर है, मैं इनसे नीचे हूँ, तो उसको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए। एक उसको समानता, इक्वालिटी फील होनी चाहिए। तो उसको इस प्रकार से हमें बात करनी है, संवाद करना है, जो कि हमें इस दिशा निर्देशों में बताया गया है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देखिए,
सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया। जब भी आप किसी सीडब्ल्यूएसन बच्चे से मिले तो आपको जो रवैया होना चाहिए काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए और ऊर्जावान होना चाहिए। तो ऊर्जावान यानी एकदम एनर्जी भरा होना चाहिए, है ना। तो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से संपर्क करना चाहिए। दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना आपका उस बच्चे के लिए वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, मतलब दोस्ती भरा होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ये शख्स जो है कर रहे हैं इसके लिए, है ना, हेलो मिला रहे हैं, तो ये मैत्रीपूर्ण रवैया होता है। तो ऐसा आपका रवैया होना चाहिए। और व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं, देखो मैत्रीपूर्ण दिखाना है आपको, हेलो करना है ऐसे, लेकिन आपको ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखानी ताकि उसको ये ना लगे यार मैं मेरे पे दया दिखा रहा है, वो और उसको लगे, वो उस बच्चे को फील नहीं होना चाहिए या सीडब्ल्यूएसन को फील नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए या कुछ मामलों में डर भी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, उसके प्रति। ये पहला शिष्टाचार है। संचार के लिए क्या शिष्टाचार है भाई? तो जितना जो भी संबंधित व्यक्ति है उस पर्टिकुलर अक्षमता से, तो सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए, उससे ध्यान रखना है, इजीली कम्युनिकेट करना चाहिए। और संप्रेषण दो तरफा होना चाहिए, यानी कि बस तुम ही तुम बोले जा रहे हो, बातचीत दो तरफा होनी चाहिए, ना कि एक तरफा। तो यहाँ पर ये संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, तो दो तरफा होने चाहिए। यानी कि एक सीडब्ल्यूएसन वाला बंदा और एक नॉर्मल बंदा, तो अगर तुम बातें कर रहे हो तो एक यहाँ से ये बोल रहा हूँ, यहाँ से यही बोल रहा है, यानी दो तरफा संप्रेषण होना चाहिए। और सीधे व्यक्ति से बात करना, उसके साथ जाने वाले व्यक्ति से नहीं, है ना। तो क्या करना, डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करना जो सक्षम नहीं है, सीडब्ल्यूएसन है, और उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के साथ नहीं। मतलब कि जो मान लो देखभाल करता है ना, देखो जैसे कि ये बंदा है, इसके साथ बात, ये तो ये भी खुद सीडब्ल्यूएसन है। मान लो यहाँ पर एक और बंदा मैं बना देता हूँ, ये बंदा है यहाँ पर, है ना, तो इसके साथ बातें नहीं करनी है, इनके साथ बात करनी डायरेक्ट, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। और उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए एक संबंधित व्यक्ति के साथ। संबंधित व्यक्ति कौन है? कोई भी सीडब्ल्यूएसन वाला बंदा या बच्चा। और यदि आवश्यक हो तो संचार पुस्तक या संचार उपकरण का उपयोग करें। मतलब कि मान लो अगर वो नॉर्मल भाषा नहीं समझता है और संचार दो तरफा ही होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, कोई संचार पुस्तक हो या संचार उपकरण हो, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये शिष्टाचार है, क्या क्या हमें बातें करने फॉलो करना चाहिए सीडब्ल्यूएसन वाले बच्चे के लिए, तो ये सबको बता रखा है। ये संचार यानी कम्युनिकेट कैसे करना उसके बारे में गाइडेंस दे रखी है। और अपना स्वर जो है, मतलब अपनी जो वॉइस है वो धीमी रखें, और व्यक्ति के साथ धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बातचीत करें, नहीं संवाद करें, और उन्हें भी आप जवाब देने का समय दें, ठीक है भाई। और आवश्यक हो तो कहे भाई कि व्हील चेयर का उपयोग करती है ना, मतलब कि अगर जरूरी हो तो आप ये कहो, किसी को अगर कह भी रहे हो तो वो वह व्हील चेयर का उपयोग करती है। ये अपंग, बहरा, गूंगा या मंद बुद्धि, है ना, लंगड़ा, ये सब बातें नहीं करनी है, ठीक है। जैसे नकारात्मक, अपमानजनक, पुराने शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे उनको परेशानी महसूस हो, अंदर ही अंदर असमानता फील हो। इसलिए जो है शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचे, है ना भाई। तो विकलांग हो गया, दिव्यांग जैसे शब्द भी यूज ना करें आप, है ना। बस इतना बोलना भी तो ये बोलो भाई कि वो व्हील चेयर का उपयोग करती है। उसके बाद सामाजिक शिष्टाचार। सामाजिक शिष्टाचार, समाज सामाजिक शिष्टाचार क्या होता है? देखो कि भाई तुम ऐसी दोस्ती, ईमानदारी, ये सब सामाजिक शिष्टाचार होते हैं। तो मतलब तुम अगर उनके आसपास हो तो कैसे बिहेव करना, एक तरह से ये तुम कह सकते हो सामाजिक शिष्टाचार का मतलब। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिवेश को अक्षमता के अनुकूल और आरामदायक बनाए, है ना। तो जो उसका वही बोला, समाज का मतलब क्या कि उसके साथ तुम कैसे रह रहे हो। तो सीडब्ल्यूएसन वाले बच्चा, जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसके लिए जो परिवेश है, परिवेश मतलब जहाँ वो रहता है, तो उसके आसपास का हिस्सा, वो परिवेश को क्या हमें अक्षमता के हिसाब से, जैसे उसकी अक्षमता है, जैसे उसकी प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ठीक कर देना है, अनुकूल कर देना है, और उसको आरामदायक बनाना है उसके परिवेश को। फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर का उपयोग वो करता है, चलने में प्रॉब्लम है ना, तो उसका परिवेश कैसा होना चाहिए कि भाई वो कहीं उसको चढ़ना है तो वो इजीली चढ़ पाए, व्हील चेयर को चढ़ा पाए, क्या कहते हो, आरामदायक हो गया ना उसके लिए, क्या उसका परिवेश ऐसे ही है। और सहायता की पेशकश केवल तभी करे जब वो व्यक्ति कि वो मांगे आपसे, उसको आवश्यकता दिखो, है ना। मतलब ये शेड्यूलेशन वाला बच्चा है या कोई पर्सन है,
उसको ज़रूरत है नहीं मदद की, फिर भी आप उसको आगे आगे अरे भाई मैं कर देता हूँ मैं कर देता हूँ, ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सहायता की पेशकश आपको जब भी करनी है जब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो, और अपनी ओर से निर्णय लेने से और निर्णय लेने की व्यक्ति की क्षमता को स्वीकार करें। क्या बोला मैंने? अपनी ओर से निर्णय लेना और निर्णय लेने के व्यक्ति की क्षमता को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। मतलब कि खुद तो निर्णय ले रहे हो ठीक है, और जो वो दूसरा भी निर्णय दे रहा है उसका भी सम्मान करें, और कभी भी उन्हें शारीरिक या मौखिक रूप से धमकाए नहीं, है ना। जैसे तुम आपस में दोस्तों को धमका लेते हो, ऐसे बिल्कुल भी धमकाना नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये सामाजिक शिष्टाचार के अंदर आता है। और जो उनके उपकरण होते हैं जो कि यूज़ करते हैं वो संचार करने के लिए या चलने के लिए, उनके साथ कभी भी छेड़खानी ना करें। उसके बाद अब शारीरिक शिष्टाचार। क्या बोला मैंने? शारीरिक शिष्टाचार। तो शारीरिक शिष्टाचार क्या है भाई? उचित और संभव होने पर ही असक्षम बच्चों के साथ आंख की सीध में बैठे या खड़े हो। मतलब कि जरूरत होने पर ही क्या है, उनकी आंखों में आंखें डालें, या मतलब कि सीध में खड़े हो उनके, ना जरूरत पड़ने पर ही, अदरवाइज नहीं, है ना। या बाकी अगर तुम्हें करनी तो आंख से संपर्क करो, लेकिन जब जब जरूरत हो, है ना, तो आंख से संपर्क करो। ये नहीं कि जरूरत भी है और आप ऐसे आंख चुरा के बात करो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। और असक्षम व्यक्ति से कभी दूर ना रहे। दूरी मतलब कुछ लोग घृणा करते हैं, दूरी बना कर रखते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए, है ना। और किसी व्यक्ति के सिर पर थपथपाने या उसकी व्हील चेयर या छड़ी को छूने से बचे भाई। मतलब कुछ भी उपकरण टच नहीं करना है ना, उसका थपथपाना है, ये सब आपको नहीं करना है। ये शारीरिक शिष्टाचार होता है जो कि फॉलो करना है पर्टिकुलर शरीर से रिलेटेड। और विकलांग लोग अपने उपकरणों को अपने निजी स्थान का हिस्सा मानते हैं। जैसे अपने हाथ को आप निजी स्थान मानते हो, है ना, आपकी टांग आपको चलने में मदद करे, निजी स्थान है। तो ऐसे ही जो बच्चे होते हैं CWSN वाले, कोई पर्सन होता है, कोई मतलब बड़ा है, वो असक्षम है, तो ऐसे में क्या है, जितने भी उपकरण होते हैं वो उसको अपना एक निजी स्थान मानता है, अपने शरीर का टुकड़ा मानता है। ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। होप तुमको समझ आया होगा, कुछ डाउट नहीं रहा होगा। कुछ डाउट है फिर भी कमेंट कर सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।